आज की कहानी राजीव गांधी हत्याकांड की, जो एक वक्त में भारत को पूरी तरीके से दहला दी थी और भारत में राजनेताओं के सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा की थी। किस तरीके से राजीव गांधी हत्याकांड के दौरान जो साजिश किए गए थे, उस साजिश का परत दर परत खुलासा, जिसको आप सुनने के बाद चौंक सकते हो कि कोई किसी के कत्ल के लिए कितने हद तक जा सकता है और कितनी बड़ी तैयारी कर सकता है, और किसी को मारने के लिए कोई अपनों का भी त्याग कर सकता है एक बदले की भावना के साथ। ये इस पूरी कहानी में हम लोग बात कर रहे हैं राजीव गांधी हत्याकांड की, जिसमें एक अंधेरी रात और उसमें भारत अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री खो देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका से। श्रीलंका जिसके अंदर में दो तरह के लोग मूल रूप से हैं, एक सिंगली और एक तमिल। सिंगली लोग बहुसंख्यक के रूप में और तमिल लोग जो थे और वो अल्पसंख्यक के रूप में थे। सिंगली लोग बहुसंख्यक होने के कारण अक्सर अल्पसंख्यकों यानी तमिलों का शोषण किया करते थे। हमेशा दबदबा रहता उनका, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, हर तरीके से सिंगली जो थे वो हमेशा तमिल को दबा दिया करते थे। सिंगली वाले लोग बौद्ध धर्म को माना करते थे और तमिल के लोग हिंदू धर्म को मानते थे। ऐसे में दो अलग अलग समुदायों के बीच में एक तनाव धीरे धीरे पैदा होने लगी थी। उस तनाव का रिजल्ट ये हुआ कि दोनों समुदायों के बीच में विद्रोह उत्पन्न हुआ। विद्रोह करने वाले में ज़्यादा अग्रेशन दिखाया गया तमिल की तरफ से, क्योंकि इनके ऊपर शोषण अधिक हो रहा था और इस कारण से तमिल के लोग एक मिलिटेंट का रूप धारण कर लिए ताकि वो अपने अधिकारों को पा सकें और उस देश के अंदर में अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपनी धार्मिक भावनाओं को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इसके लिए वो लोग अब विद्रोह करना शुरू कर चुके थे और अब वो हथियारबंद समूहों का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप होता है LTTE, जिसको सामान्यतः तमिल एलम के नाम से भी जाना जाता है। तमिल एलम समूह का निर्माण होता है और इसका प्रमुख बनता है प्रभाकरन, बहुत ही विद्रोही विचार का व्यक्ति, जिसकी ये चाहत थी कि वो श्रीलंका के अंदर में एक अलग हिंदू राष्ट्र की स्थापना करे, जहाँ पर तमिलों को उनका अपना अधिकार मिल सके। बहुत ज़्यादा विद्रोह होने के कारण अब जो वहाँ की श्रीलंकाई सेना थी वो तमिलों पर धीरे धीरे अत्याचार भी शुरू कर चुके थे। तमिलों को ही सज़ा मिलती थी क्योंकि तमिलों पर यह आरोप लगने लगा कि वो मिलिटेंट बन चुके हैं और इस कारण से धीरे धीरे तमिलों को पकड़कर मारने लगा, शोषण किया जाने लगा। और ऐसे में श्रीलंका से तमिल के जो लोग थे यानी जो हिंदू लोग थे वो धीरे धीरे श्रीलंका छोड़कर भारत में आने लगे। अब भारत में धीरे धीरे तमिल शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी, जिस कारण से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे वो इस बात को लेकर थोड़ा सक्रिय होते हैं और फिर इस बात की सूचना भारत के प्रधानमंत्री को देते हैं। उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी इन सभी बातों पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद अब इसका निवारण निकालने की कोशिश में लगते हैं। निवारण निकालने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री के द्वारा भी अप्रोच किया जाता है राजीव गांधी को कि श्रीलंका के अंदर में बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ चुकी थी, कई लोग मारे जा रहे थे। एक बार ऐसा हुआ जब मुठभेड़ में श्रीलंकाई सेना के लगभग 14 जवानों को मार दिया गया विद्रोही सेना के द्वारा। अब ऐसे में श्रीलंकाई सरकार भी बहुत परेशान थी और तब वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री को कि वो उनकी मदद करे और तमिल हिंदू जो हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील करें। अब ऐसे में
कई सारी चीज़ें भारत के साथ होने लगी थी। पहला कि भारत में तमिल शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। दूसरा, श्रीलंका के अंदर में मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा अशांति पैदा हो चुका था, और उस अशांति के पैदा होने से अगर श्रीलंका किसी भी तरीके से अमेरिका से अप्रोच कर लेती तो अमेरिकी सेना आकर अपना कैंप बना लेती श्रीलंका के अंदर में, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और इसी कारण से भारतीय प्रधानमंत्री वो निर्णय लेते हैं कि वो अपील करेंगे, जितने भी तमिल हिंदू हैं उनसे अपील करेंगे कि वो शांति बनाए रखें। और तब वो जितने भी तमिल संगठन थे श्रीलंका के उनसे बैठक करते हैं, और उस बैठक में सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वो है प्रभाकरन। प्रभाकरन ने को खास तौर पर बुलाया गया दिल्ली में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रभाकरन के बीच में बातचीत होती है। उस बातचीत में ये कहा जाता है कि आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोगों का हक चाहे वो जिस भी तरह का सारा चीज़ दिया जाएगा, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, हर तरह की आज़ादी और हक आपको दिलाई जाएगी। प्रभाकरन इन सभी बातों को सुनकर और राजीव गांधी के साथ सहमति जताते हुए फिर श्रीलंका लौट जाता है। लेकिन श्रीलंका लौटने के बाद प्रभाकरन फिर से अपना मन बदल देता है और फिर से वहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ने लगती है। अब ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बात तो समझौते से नहीं ख़त्म हुई, और तब इसलिए ये निर्णय लेते हैं अपने भारतीय सेना को वहाँ भेजने का, जो वहाँ जा कर के उन जो भी मिलिटेंट थे उन सभी मिलिटेंट को हथियार रखवा दे और उनको इस तरीके से मोटिवेट करे कि वो हथियार रख दे और उनके अधिकार को दे दिया जाएगा। लेकिन प्रभाकरन की एक जिद थी, वो जिद ये थी कि उसको अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए जो तमिलों के लिए हो, यानी कि श्रीलंका के अंदर में सिंगली का अलग एक राष्ट्र हो और तमिल का एक अलग राष्ट्र हो, तमिल एलम करके। और इसी कारण से राजीव गांधी के बातों में हामी तो भर दिया था वो, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर से अपने रंग में आ गया था और चीज़ों को फिर से बदलना शुरू कर दिया था। और इसी कारण से भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस वक्त निर्णय लिया जाता है एक शांति सेना भेजेंगे। शांति सेना भेजने का निर्णय होता है और भारतीय सैनिकों को भेजा जाता है। लगभग 80,000 की संख्या में भारतीय सैनिकों को भेजा जाता है। श्रीलंका का एक जाफना द्वीप है जहाँ पर तमिलों का गढ़ था और जितने भी मिलिटेंट थे वो भी वहीं पर रहा करते थे, और इस कारण से वहाँ पर श्रीलंकाई सेना बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। भारत जब अपने शांति सेना को भेजता तो उसके बाद श्रीलंकाई सेना को वहाँ से हटा दिया जाता है और कहा जाता है आप लोग चले जाइए, हम इनका हथियार रखवा देंगे, इनका हथियार डलवा देंगे और यहाँ एक शांत माहौल तैयार करेंगे। ऐसे में श्रीलंकाई सेना वहाँ से हट जाती है। हालांकि श्रीलंकाई सेना को हटा दिया जाता है और उसके साथ भारत का शांति दूत और शांति सेना गया होता है। लेकिन श्रीलंका के अंदर में भी जो दूसरे विपक्ष के नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि ये उनके देश का आंतरिक मामला है और किसी दूसरे देश की सेना आकर के अगर उसके देश के अंदर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके देश को कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस कारण से जो विपक्षी के जो पॉलिटिशियन थे उस वक्त में श्रीलंकाई सरकार के, वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार कभी आई तो इस शांति सेना को यानी भारत की सेना को वहाँ से हटा देंगे। और ऐसे में अब भारतीय सेना पहुँच जाती श्रीलंका पहुँचने के बाद जाफना द्वीप को चारों तरफ से कवर कर लेती है और कवर करने के बाद एक एक करके सारे मिलिटेंट का जो है और वो सरेंडर कराना शुरू करती है। अब ये सरेंडर जो था वो प्रभाकरन को काफ़ी नागवार गुजरता है
और प्रभाकरन को जब नागवार गुजरता है तो प्रभाकरन इसका अपोज करने लगता है। भारतीय सेना उस वक्त में बहुत अधिक हथियार लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो लोग एक शांति सेना के तौर पर गए थे और वहाँ पर हथियार डलवाने गए थे, शांति समझौते के लिए गए थे, और इस कारण से बहुत अधिक तैयारी के साथ ये लोग गए नहीं थे। इसके बावजूद जब प्रभाकरन धीरे धीरे अब भारतीय सेना पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, और तब भारत के कई सारे सैनिक वहाँ शहीद हो गए। अब ऐसे में भारत के अंदर में भी विरोध शुरू हो चुका था कि भारतीय सेना को दूसरे देश में भेजकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो भारत के विपक्ष में भी बहुत ज़्यादा बवाल था, और दूसरी तरफ श्रीलंकाई सरकार के विपक्ष में बहुत ज़्यादा बवाल था। वो लोग भारतीय सेना को वहाँ से हटाना चाहते थे, और यहाँ के जो विपक्ष थे वो कह रही थी कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम अपने सभी सैनिकों को वहाँ से बुला लेंगे, क्योंकि वो श्रीलंका का आंतरिक मामला है, हम लोगों को उससे कोई ज़रूरत नहीं। अब ये प्रभाकरन का तनाव भारतीय सेना के साथ बढ़ जाता है, और प्रभाकरन और भारतीय सेना के कई बार मुठभेड़ होता है, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं। अब ये तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसी बीच भारत के अंदर में चुनाव होता है, उसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर में भी चुनाव होता है। दोनों जगहों पर चुनाव के दौरान दोनों जगह विपक्ष की जीत होती है। भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं, और श्रीलंका के अंदर में उस वक्त के जो भी सरकार में थे वो पार्टी हट जाती है, और तब भारत में जो नई सरकार बनती है वो निर्णय लेती है कि वो वहाँ से अपने सेना को बुला लेगी, सेना को बुला लेती है। और जो श्रीलंका की सरकार थी वो भी भारतीय से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी सेना को बुला लीजिए, और इस कारण से भारत अपने सेना को बुला लेता है। अब प्रभाकरन को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि भारतीय सेना वापस लौट चुकी थी। अब प्रभाकर अपने फिर से मिलिटेंट एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे सकता था। लेकिन प्रभाकरन खुश था, क्योंकि उसकी जीत हो रही थी और वो अपने आप को मेंटेन कर रखा था। भारतीय सेना हट चुकी थी, श्रीलंकाई सेना उतनी मजबूत थी नहीं, और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहा था श्रीलंकाई सेना पर, अपनी बातों को मनवाने में के लिए मजबूर कर रहा था श्रीलंकाई सरकार को। तब ये जारी रहा, लेकिन फिर कुछ दिन बीता और फिर से एक बार अब नए दौर के लिए इलेक्शन का बात शुरू हुआ। अब प्रभाकरन फिर से एक बार चिंता में कि भारत के अंदर में फिर से एक बार चुनाव होना है, और ये चुनाव फिर से राजीव गांधी के प्रतिनिधित्व को लेकर आ सकती है भारत के अंदर। और तब वो सोचता है कि अगर भारत के अंदर में फिर से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसी स्थिति में वो फिर से वहाँ पर शांति सेना भेजेंगे, और इससे प्रभाकरन को नुकसान हो सकता है। और तब प्रभाकरन ये निर्णय करता है कि वो इस शांति सेना को आने नहीं देगा, और उस शांति सेना को नहीं आने देने का मतलब कि राजीव गांधी को खत्म करना हो। और तब वो निर्णय करता है राजीव गांधी का कत्ल करने का, और तब वो श्रीलंका के जाफना द्वीप के जंगल में बैठकर राजीव गांधी के कत्ल का साजिश रचना शुरू करता है। घने जंगलों के बीच में एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरन बैठा होता है, उसके साथ उसके 4 साथी बैठे होते हैं, बेबी सुब्रमण्यम, मुथु राजा, मुरुगन और शिवराज सिंह। अब वो सब इस योजना में शामिल थे और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। घंटों तक उनकी चर्चा होती रही, वो आपस में योजना भी बनाते रहे। प्रभाकरन अपने साजिश का ताना बाना बुन रहा था। सबकी बात सुनने के बाद प्रभाकरन अपनी योजना को अंतिम रूप दे चुका था, और प्रभाकरन ने राजीव गांधी की मौत की योजना पर अपनी मुहर लगा दी थी। और इस योजना को पूरा करने के लिए उन्हीं 4 लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई। इसमें सबसे पहला नाम
बेबी सुब्रमण्यम। इसका काम था हमलावर जो होंगे उनके लिए ठिकाने का जुगाड़ करना। दूसरा मुत्थू राजा, जिसको कनेक्शन और पैसा दोनों का इंतजाम करना था हमलावरों के लिए। तीसरा मुरुगन, जिसको विस्फोटक बनाना था और साथ साथ पैसे को भी जमा करने का जिम्मेवारी मिला था। और सबसे अंतिम में था जासूस और विस्फोटक विशेषज्ञ शिवरासन, जिस पर राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेवारी थी। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान मिलने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुत्थू राजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंच जाते हैं। इनके जिम्मे होता है शुरुआती काम। बेबी और मुत्थू राज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए डेथ स्क्वाड की मदद करें। खास तौर पर राजीव गांधी के हत्यारे के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दे, हत्या के बाद छिपने का ठिकाना उपलब्ध कराए। बेबी सुब्रमण्यम और मुत्थू राजा चेन्नई में सीधे सुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचते हैं। एजेंसी की मालिक सुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक होती है। सुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद करने की सूचना बेबी और मुत्थू राजा के पहुंचने से पहले ही आ चुकी होती है। सुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहाँ पहुंचकर बेबी और मुत्थू राजा ने अपने अपने लक्ष्य के मुताबिक अलग अलग काम शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले सुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। भाग्यनाथन और फिलहाल राजीव गांधी हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी भाग्यनाथन की ही बहन थी, जो उस समय एक प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रही थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में फंसे भाग्यनाथन और नलिनी से आतंकी बेबी ने मदद के बहाने सपोर्ट पैदा करती है। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के विश्वास पत्र बन जाते हैं। योजना का पहला चरण था कि समर्थकों का एक बेहतर नेटवर्क तैयार करना जो साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में सहायक हो और उसे कुछ पता भी न चले। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के लिए ठिकाने बना रहा था, तो मुत्थू राजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा। चेन्नई की सुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले लोग इन शैतानों के लिए वरदान बन चुके थे। यहीं से मुत्थू राजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरिबाबू को चुना। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों सुभा न्यूज फोटो कॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुत्थू राजा ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बना दिया गया। इससे हरिबाबू को काफ़ी पैसा मिलने लगा। उसका झुकाव मुत्थू राजा की तरफ बढ़ने लगा। मुत्थू राजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वह 1991 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी। इस तरह चुपचाप राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट को जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजता है। ये दोनों पुरूर के साबरी नगर एक्सटेंशन में रुकते हैं, जहां जय कुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट अरिव्यू पेरूली बालन 1990 से छिप कर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयू पेरूली बालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वह हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन जाता है और यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरम्बदूर तक पहुंचती है, जहां पर राजीव गांधी को विस्फोटक से उड़ाया गया। सातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ नफरत भी पैदा कर रहा था
उन्हें पता था कि नफरत के बिना यह साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथु राजा ने अपने 4 लोगों को जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिश तेज की। मुरुगन के इशारे पर जयकुमारन और पायस नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी मुथु राजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी वहां छप रही एक किताब सैटेनिक फोर्सेस ने उनके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रेन वॉश के साथ मुरुगन ने हत्यारे की नकली पहचान तैयार करने के लिए जयकुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए। मुरुगन, मुथु राजा और बेबी मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लेते हैं। अरिवीवू को एक बम बनाने के लिए तैयार करना था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्मा और भाग्यनाथन की ओट तैयार थी। सुभाष सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवरासन को संदेशा भेजा जाता है। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते से चेन्नई पहुंचता है और पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुकता है। पोरूर ही राजीव गांधी की हत्या के साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पोरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो चुका था। शिवरासन ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। अब सभी चीज़ें तैयार थी और इसके बाद अब मानव बम की खोज शुरू हो चुकी थी। मानव बम के लिए खोज शुरू हुई और कई लोगों से अप्रोच भी किया गया, लेकिन कोई भी मानव बम बनने को तैयार नहीं था। मानव बम, आपको हम बता दें कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर में विस्फोटक को लगाएगा और जहां पर विस्फोट करना होगा वो अपने साथ साथ उस बम को भी विस्फोट कर देगा। मानव बम की खोज शुरू हो चुकी थी, लेकिन मानव बम नहीं मिल रहा था। और तब फिर से शिवरासन समुद्र के रास्ते जाफना पहुंचता है और प्रभाकरन से मिलता है और बताता है कि भारत के अंदर में कोई भी मानव बम नहीं मिल रहा। और तब ये प्रभाकरन कहता है कि शिवरासन की जो चचेरी 2 बहनें हों, धनु और शुभा, को ही शिवरासन के साथ भारत के लिए रवाना कर देते हैं। अप्रैल के महीने में शिवरासन समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंच जाता है शुभा और धनु को लेकर। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस और जयकुमारन, बम डिजाइनर अरिवू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहता रहा। समय समय पर सबको सही कार्रवाई का निर्देश देने लगा। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी के हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरिवू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला के कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरिवू ने एक बेल्ट जैसी डिजाइन की 6 IDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके ऐसा एक बेल्ट बनाया और अब उसी को पहनाना था मानव बम। अब शिवरासन धीरे धीरे धनु को तैयार कर रहा था मानव बम के तौर पर। धनु भी तैयार हो रही थी और अब इनको था अपने घटनाओं को अंजाम देना। 1991 के वक्त में आम चुनाव का दौर चल रहा था। कई सारी रैलियां चल रही थी। अब ये लोग रेकी करना शुरू करते हैं। तब ये देखते हैं कि 20 से 25 फुट की दूरी तक राजीव गांधी के रैलियों के दौरान लोग मिल रहे हैं और तब ये लोग रेकी करना शुरू करते हैं। राजीव गांधी की जलता से खुलकर मिलना और लचर सुरक्षा का खामियों को ये लोग भाप चुके थे कि राजीव गांधी बहुत ही आसानी से मिल लेते हैं लोगों से। उसके बाद शिवरासन एक बार 12 मई 1991 को धनु को लेकर पूर्व PM VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी करते हैं और धनु को ये भेजते हैं कि जाओ उनके पैर छू करा और पाना पहना करा। धनु जाती है और बहुत ही आसानी से करुणानिधि और VP सिंह के बहुत नज़दीक पहुंच जाती है, पैर छूती है, माला पहनाती है और आ जाती है। इस बात से अंदाज़ा लग जाता है कि अब इस मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। और तब पता चलता है कि 21 मई को राजीव गांधी की रैली होने वाली है
श्री पेरम्बदूर में शिवरासन पलक झमकते ही तैयार हो जाता है और 21 को ही साजिश पूरी होगी ऐसा निर्णय लेता है। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचता है और तय हो जाता है कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु से पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहनाया जाता है, क्योंकि उससे पहले जो थे वो हो सकता है कि 1-2 बार रेकी के लिए गए थे तो चेहरे पहचान में ना आए, इसलिए चश्मा पहनाया जाता है धनु को। और तब सुबह धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाती है और किस तरीके से अंजाम देना है घटना को ये पूरी तैयारी हो जाती है। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुए तो 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमा गहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान भी हो रहा था कि राजीव किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा और राजीव ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने दो और उनसे बात करने का मौका दो। और इसी बीच औरतों के साथ मिलकर धनु पहुंच जाती है राजीव गांधी के नज़दीक और उसके बाद एक माला पहनाती है और माला पहनाने के बाद फिर पैर छूने के लिए झुकती है। और जैसे ही पैर छूने के लिए झुकती है तो राजीव गांधी उसको उठाने के लिए झुकते हैं और तब धनु जैसे ही झुकती है वो अपने कमर में लगे बेल्ट का स्विच दबा देती है और तब वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा विस्फोट होता है और उस विस्फोट से पूरे अगल बगल के लोग उस विस्फोट में उड़ जाते हैं और उसी के साथ राजीव गांधी के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर इसी तरह के भारत में हुए बड़े बड़े जो क्राइम उन कहानियों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।